किशोर, जानते हो आज क्या है? हमारी शादी की वर्षगांठ। मेरी तरफ से यह ट्रांजिस्टर तुम्हें तोहफा। वाह, जरा देखूं। अभी नहीं, शाम को जब दफ्तर से आओगे तब मिलेगा। आज जल्दी आ जाना। शाम को जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। मुझे भी शीला को कोई तोहफा देना चाहिए। साड़ी कैसी रहेगी? यह साड़ी पैक कर दो। ऑफिस में 5 बज गए, घर चलना चाहिए। शीला मेरा तोहफा देखकर खुश होगी। किशोर, ये कुछ फाइलें अर्जेंट हैं। पर सर, आज मुझे जल्दी घर जाना है। इन्हें कल तक टाला नहीं जा सकता। किशोर फाइलों में लग जाता है। उफ, रात के 11 बज गए। शीला इंतजार कर रही होगी उधर। इंतजार की जब हद हो जाती है तो। किशोर ने शादी की वर्षगांठ को भी महत्व नहीं दिया। ट्रांजिस्टर यह गया सड़क पर और शीला ट्रांजिस्टर खिड़की से बाहर फेंक देती है। ट्रांजिस्टर नीचे आ रहे किशोर के सिर पर जा लगता है। किशोर को मुंह से आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर शीला गेट पर आ जाती है। इतनी खूबसूरत साड़ी, तुम्हारा तोहफा मुझे हमेशा याद रहेगा। और मुझे भी। तुमने नेशनल चैनल देखा होगा? जी दादाजी। दादाजी, मैंने कंगारुओं के बारे में टीवी में देखा। वह मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। जिसे तुम कंगारू समझ रही हो वह कोई और जानवर है, पर उसके शरीर पर थैली थी। सही कहा तुमने बेटी, मगर वह कंगारू नहीं, उसका नाम चालवी है। चालवी कंगारू जैसे होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर भी थैली होती है। ये डरपोक होते हैं। इन्हें तुम छोटे कंगारू कह सकती हो। दादाजी, क्या चालवी कंगारुओं की तरह उछलते कूदते हैं? हाँ, पर ये कंगारुओं की तरह लंबी छलांग नहीं लगाते। चालवी के निचले पंजे जेड अक्षर की तरह होते हैं। ये उन्हें तेजी से चलने में मदद करते हैं। क्या चालवी भारत में भी पाए जाते हैं? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। दादाजी, ये देश बहुत गर्म है ना? हाँ, यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, इसलिए ये ज़मीन को बहुत गहरा खोदते हैं। दादाजी, क्या चालवी अकेले रहते हैं? नहीं, ये झुंड में रहते हैं। जब सभी चालवी आराम कर रहे होते हैं तो एक पहरेदारी करता है। वह दूर से ही शत्रु को देख लेता है। चालवी पहरेदार? हाँ, पहरेदार। वह खो खो की आवाज़ करके अपने झुंड को खतरे की सूचना देता है। क्या तुम्हें मालूम है कि चालवी को 4 उंगलियां होती हैं? नहीं दादाजी। चालवी अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए इन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भी कंगारू जैसे बच्चों को जन्म देते हैं? हाँ, सिर्फ एक बच्चे को। चालवी क्या खाते हैं दादाजी? पत्ते और घास। उनकी चारों टांगें छोटी होती हैं। चालवी की बहुत सी प्रजातियां हैं, जैसे स्क्रब, एलाइड रेड नेडल, स्पेल वेल्टन, और संख्या में बहुत कम है। क्या मनुष्य भी चालवी के दुश्मन हैं? बिल्कुल। ये हर साल 100 चालवियों को फर के लिए मार डालते हैं। बेचारे चालवी। बदमाश रोमी सभी लड़कों को परेशान करता है, लेकिन मैंने उसे अपने ऊपर हाथ तक रखने नहीं दिया। ऐसा क्या किया तुमने? उसने मुझे 10 बार माफ़ करो कहने के लिए कहा और मैंने कह दिया। आजकल गानों की बहुत प्रतियोगिता हो रही है। हाँ, जैसे सरगमा इंडिया आइडल, गुरुकुल वगैरह। बहुत से तो रातों रात गायक बन रहे हैं। गायक? अरे हीरो बन गए हैं, हीरो। क्यों ना हम भी किसी प्रतियोगिता में भाग लें? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ भाई, हम मेहनत करेंगे। अच्छी बात है, चलो अभी से शुरू हो जाओ। दोनों चले गए। चीकू ने गाने की तैयारी शुरू कर दी। अचानक चीकू के रोने की आवाज़ आने लगी।
मुझे चीकू के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। नहीं, यह उसके गाने की आवाज़ है। कुछ दिनों बाद मीकू और उसका दोस्त बंदर चीकू के घर आए। अरे, यह क्या हो गया? पैर कैसे टूटा? पैर पर हारमोनियम गिर गई थी, हड्डी टूट गई। प्रतियोगिता में नाम लिखवा दिया है, तैयारी चल रही है ना? दर्द के मारे मर रहा हूँ। अब तो हर हालत में हमें प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रतियोगिता वाले दिन, अरे वाह, बिट्टू तो बहुत अच्छा गाता है। चीकू ने भी गाना गाया, सुनकर सभी खुश हुए। क्या दर्द भरी आवाज़ है, सबसे अलग, वाह। और चीकू प्रतियोगिता जीत गया, तुम्हें फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। आपकी आवाज़ में इतना दर्द कैसे है? जब भी मैं गाना गाता हूँ मुझे पैर पर हारमोनियम गिरने की याद आ जाती है, मैं दर्द से भर जाता हूँ। सन 3045 धरती पर से जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। लोग धरती के अंदर घर बनाकर रह रहे हैं। सभी धरती के ऊपर आने के लिए विशेष पोशाकें पहनते हैं। किसी भी काम को लोग कंप्यूटर के बिना कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे समय में प्रोफेसर बेन फ्रैंकलिन और उनकी टीम अपने दिमाग पर प्रयोग कर रहे हैं। धरती पर कहीं भी हरियाली नहीं है, ओजोन परत खत्म हो चुकी है। सर, हमें इस समस्या से निपटने के लिए कुछ करना चाहिए। तभी उनके कंप्यूटर पर कुछ अवांछित ताप घुस आए। यह क्या, स्क्रीन पर खोपड़ी? ओह, फिर से वायरस। मैं अभी ख़त्म करती हूँ। नहीं रॉबर्ट, यह कोई साधारण वायरस नहीं। जरूर यह खोपड़ी किसी खतरे का संकेत दे रही है। रुको, मैं पता लगाता हूँ। प्रोफेसर ने अपने सैटेलाइट सिग्नल दूसरे स्टेशनों पर भी भेजे। हेलो हेलो, क्या तुमने स्क्रीन पर स्किल मार्क देखा है? वह किसी बड़े खतरे का निशान है। हाँ प्रोफेसर अंकल, मुझे भी यही लगता है। ठीक है विनीत, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में ही विनीत भी प्रोफेसर के साथ उनकी विशेष प्रयोगशाला में था। तुम ही बताओ, हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं? ठीक है अंकल, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे तो लगता है यह पृथ्वी के नीचे के किसी खतरनाक गैंग का काम है। आपका शक सही भी हो सकता है अंकल। और जब विनीत जाने लगा, ओह, बाहर निकलते ही मेरी ड्रेस का रंग कैसे बदल गया। इसका एक ही मतलब है, रेडिएशन। उफ, पहले ओजोन परत खत्म कर, उसके बाद यह रेडियो एक्टिव शुरू। यह तो बहुत बड़ा खतरा है। पृथ्वी के नीचे के लोग भी नहीं बचेंगे। मुझे कुछ करना चाहिए, वरना कई लोग बेमौत मारे जाएंगे। इस घटना को कुछ दिन बीत गए। पृथ्वी के नीचे के बहुत से लोग रेडिएशन से बेमौत मारे गए। पता नहीं क्यों ये लोग मर रहे हैं। मैं अपनी सुरक्षित प्रयोगशाला में सबको तो नहीं बुला सकता। ये लोग रेडिएशन के कारण मर रहे हैं अंकल। बेन फ्रैंकलिन की टीम इस खतरे से निपटने के लिए सक्रिय हो गई, साथ में विनीत भी। आप लोग धैर्य रखें, मैं अकेले ही इस खतरे का पर्दाफाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। और विनीत रात के अंधेरे में अपनी विशेष पोशाक में निकल पड़ा इस मकसद को अंजाम देने। रात में तो मैं इसलिए निकलता हूँ ताकि कोई मुझे देख ना सके, पर मैं सबको देख सकूं। और तभी उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। रात के अंधेरे में यह प्रकाश कैसे? रात में तो लोग अपनी किरणों को बंद कर देते हैं। और जब विनीत सीढ़ीनुमा रास्ते से नीचे उतरा, हमारी ये मशीनें किताबें काम की हैं। अब ये कल से ओजोन परत पर फिर से बना देंगी। और जब हम ओजोन परत फिर से बना देंगे तो लोग धरती पर फिर से रहने लगेंगे।
हम उन पर बमों और न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करेंगे। हा हा हा। न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार? ओह, इनके मंसूबे तो बहुत खतरनाक हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अभी अल्ट्रासोनिक तरंगों को अपने रोबो आर्मी तक भेजता हूँ। ओह, अब ठीक है। वे ट्रांसमीटर ऑन कर दिए हैं। जैसे ही विविध ने अपना अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर निकाला, तभी सामने के कांच में रखा यंत्र विचित्र आवाजें करने लगा। ओह, यह क्या? हमारे दल में कोई अजनबी घुस आया है। ओह, यह क्या? वही आदमी चीखा। वह अजनबी वहाँ है, पकड़ लो उसे। ओह, बुरा फंसा। गैंग के आदमी विनीत को पकड़ने दौड़े। थोड़ी देर में ही विनीत उनके कैद में था। मुझे कहाँ ले आए तुम लोग? तो तू हमारी जासूसी करने आया था। ले जाओ इसे और पूछताछ करो। ओ शुक्र है, मेरी तरंगें रोबो आर्मी तक पहुंच जाएंगी। वे आते ही होंगे। तभी रोबो आर्मी आ पहुंची। वाह, तूने तो अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी बुला ली है। इडियट, अभी तुम सब की शक्ति से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। सारे हथियार फेंक दो, वरना इसे अभी खत्म कर दूंगा। मूर्ख, ये रोबोट कंप्यूटर चलित है। तब तो कुछ कराने की इसे भी प्रोग्राम करना हो पड़ेगा। तो इससे कुछ कराने के लिए तू ही हम अपनी मौत का रास्ता बताएगा। बता। नहीं, अब फंसा फंदे में। तू हमें बताएगा तब तू आसान मौत मरेगा, वरना उस कांटेदार चैम्बर को देख। बताता हूँ, वह हरा बटन दबाने से प्रोग्रामिंग हो जाएगा। जल्दी करो, वरना इन रोबोट में गोली चलाने के लिए प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। और ज्यों ही उसने हरा बटन दबाया, त्यों ही यह दबाया हरा बटन, मेरा शरीर कसता क्यों जा रहा है। अदृश्य तरंगों में आकर उसे कस लिया, इससे पहले कि वह अपने आदमियों को आदेश देता। ओह, हमारी गनें नीचे कैसे गिर गईं। ओह, हम कस रहे हैं। अदृश्य तरंगों ने उनके आदमियों को भी जकड़ लिया। शायद तुम यह नहीं जानते थे कि ये रोबोट अपने मालिक को पहचानते भी हैं। एकाएक कर विनीत के सारे बंधन टूटने चले गए। अब मेरी बारी है। तुम्हारे चेहरे पर यह मास्क अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे ही विनीत ने उसके चेहरे पर लगा मास्क हटाया। अरे प्रोफेसर अंकर, आप? हाँ, मैं। वह आदमी और कोई नहीं, प्रोफेसर बिन फैकलिन थे। तभी वहाँ खड़े खड़े रॉबर्ट ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। रुको प्रोफेसर साहब, अपनी काली करतूत का चिट्ठा खुद खोलेंगे। लेकिन वे तो कहा था कि वे रॉबर्ट प्रोग्रामिंग से चलते हैं, यही ना? यह बात एकदम गलत थी। इनमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। आप बताइए। अब प्रोफेसर ने कुछ छिपाना अच्छा नहीं समझा। मैंने उस दिन अपने कंप्यूटर पर एक ही कोड से वह खोपड़ी बनाई, फिर तुम्हारे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर दी। तुम पृथ्वी के लोगों को ख़त्म करने के रास्ते में अड़चन बन सकते थे, इसलिए तुम्हें बुलाने के लिए उस खोपड़ी को बड़े खतरे का संकेत बताया। मैंने तुम्हें ख़त्म करने के लिए केवल यह लाइट दिखाई। इस प्रकार दोस्तों, विनीत की सूझबूझ से प्रोफेसर पकड़े गए। बस उसके बाद का तो मुझे पता है, ज़रूर मिलेगा। मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं दोषी हूँ। लेकिन इस रेडिएशन को हटाकर और ओजोन परत फिर बनाकर आप अपने दोष का प्रायश्चित कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी बेटा। इसके बाद विनीत ने पृथ्वी के नीचे रह रहे लोगों को ऊपर बुलाकर कहा, आप लोग ओजोन परत बनने के बाद फिर से पृथ्वी को हरा भरा बना सकते हैं, लेकिन पहले वाली गलती फिर न करना। कौन सी गलती? प्रदूषण की। तभी प्रोफेसर बिन फैकलिन वहाँ आए। फिर ओजोन परत बनाने जा रहा हूँ। प्रोफेसर ओजोन परत बनाने में जुट जाता है। अब हम पृथ्वी का महत्व जान गए हैं। हम पृथ्वी को हरा भरा बना देंगे और
एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ओजोन परत बनाने से पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। लोगों ने नया जीवन जीना शुरू किया, प्रदूषण रहित जीवन। आप भी इनकी तरह पेड़ लगाइए, वरना हम फिर से जमीन के नीचे जाना पड़ेगा। बाय, फिर मिलेंगे। कौन सा लड़का है यह, अजीब तरह की बॉल फेंक रहा है? यह लल्लू है, दूसरी कक्षा में अपने साथ पढ़ता था। इसने पढ़ाई छोड़ दी और लोहे के कारखाने में तब से स्प्रिंग बनाने का काम करता है। मैं आज बहुत उदास हूँ। तुम्हें थोड़ा घूम फिर कर आना चाहिए, मन बहल जाएगा। ठीक कहा, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। क्या? अब मैं उदासी का अनुभव कर रहा हूँ। वाह श्रीमती जी, तुम्हें तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। लगता है तुम अपने कार्यालय में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हो। यही समझो। यह प्रशासित पत्र मुझे जमा संग्रहालय के लिए मिला है। यह राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, यह ट्रॉफी ऋण बांटने के लिए है, यह प्रतीक चिन्ह वसूली हेतु। यह ज्ञापन है, ज्ञापन। और इससे सबसे बड़े फ्रेम में कौन सा पत्र है? ज्ञापन। हाँ, एक दिन मैं कार्यालय में बहुत व्यस्त थी। काम करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि बॉस कब मेरे सामने से निकल गए। मैंने उनके सम्मान में खड़ी नहीं हो सकी तो उन्होंने इसे अपनी अमानत समझकर यह ज्ञापन दे दिया। आज ओले गिरने की संभावना है, इसलिए यह छाता। आज अंधेरियां चलेंगी, इसलिए यह। आज बरसात होने की संभावना है, इसलिए यह छाता। आज बिजलियां कड़केंगी, इसलिए यह छाता। अगले दिन आज शरीर को लुभाने वाली ठंडी हवा चलेगी, इसलिए यह छाता लाया हूँ। 1000 रुपये में तो पंडित ने शादी करा दी थी, तलाक कराने के 10,000 रुपये? यह तो बहुत अधिक है। महोदय, गलती तो आप मुफ्त में भी कर सकते हैं, लेकिन उसे सुधारना बहुत महंगा पड़ता है। बीरू, उस बास्केट में क्या है? इसमें आम है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। धन्यवाद बीरू। वाह, ये तो बहुत ही मीठे हैं। मैं इन्हें माली की नज़र से बचा कर लाया हूँ। अफसोस, हमारे जंगल में आम का एक भी पेड़ नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। आम का पेड़ कैसे लगता है? आम की गुठली से। जमीन को खोदकर गुठली लगाने से पौधे उग आते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कुछ देर बाद मैं गुठली बो रही हूँ। फूलन, तुम क्या कर रही हो? मैं बहुत थक गई हूँ। बेचारी फूलन, मैं उसकी मदद करता हूँ। बीरू, मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। तब तक तुम वहाँ जगह खोजो जहाँ हम गुठली बो सकते हैं, फिर वहाँ खुदाई शुरू करो। ठीक है, मैं धीरे धीरे आऊँगी। तब तक बीरू सभी गुठलियों को बो चुका होगा। काम शुरू करना है, मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ देर बाद, बीरू बीरू, चिल्लाओ मत, यहाँ आकर देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। यह क्या? मैंने सभी गुठलियाँ निकाल दी जो तुमने बोई। अब देखने में आसानी होगी कि इन्हें कहाँ बोया जाए। क्या? मेरे पति बहुत जिम्मेदार हैं, इसी कारण उन्हें जल्दी जल्दी पदोन्नति मिलती रहती है। मेरे पति भी हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, होमवर्क और सुबह सुबह तैयार करके बस पर चढ़ाने तक की सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। मेरे पति तो और भी अधिक जिम्मेदार हैं। वह बच्चों के साथ साथ मेरी माँ और बहन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। श्रीमती जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी वह सबसे जिम्मेदार पति हैं। वह कैसे?
वह हर सफलता और अच्छे काम का सारा श्रेय मुझे ही देते हैं और हर बिगड़े या खराब काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। दिवाली पर हमने पटाखा प्रतियोगिता आयोजित करी है। जिसका पटाखा सबसे जोरदार होगा वही जीतेगा। मारे गए। मुझे तो पटाखा फोड़ने से बहुत डर लगता है। पटाखे महिलाएं चलाएंगी और निर्णय करेंगे पुरुष। वाह, फिर तो इस बार मुझे धमाकेदार दिवाली मनेगी। दिवाली के दिन प्रतियोगिता में सबसे पहले आ रही हैं मधु अपनी बिजली बम के साथ। रेखा जी चला रही हैं एटम बम धड़ाम और श्रीमती जी ला रही हैं पूरे 10,000 बम्बों की लड़ी। वाह, सारा मोहल्ला गूंज उठा। और अब कुंवारी लिली पटाखा छुटाएंगी और अब फैसला। विजेता है कुंवारी लिली जो स्वयं सबसे जोरदार पटाखा हैं। श्रीमती जी, आपके हाथों में तो जादू है। सुबह शुरू किया, शाम तक इतना सारा बुन डाला। मेरी स्पीड बहुत तेज है। घर के और काम ना हो तो एक दिन में ही सारा स्वेटर बुन डालूं। पर मेरी इतनी स्पीड कहाँ। फिर इन्हें 2 दिन बाद शिमला जाना है, क्या करूं? मुझे दे दो, फटाफट बुन दूंगी। सच? 3 दिन बाद महीने भर का स्वेटर चढ़ गया है। हाय, इनका स्वेटर कैसे बनेगा? मैं हूं ना, चिंता कैसी। महीने भर बाद चाची से बुना नहीं जाता। सुधा की उंगलियां जल गई हैं और गीता सारा दिन गरीब बच्चों की देखभाल करती है। भला इन्हें ना कैसे कहती। अब इनके बाद श्रीमान जी का स्वेटर पूरा करूंगी शाम को। यह क्या, 1 महीना बीत गया पर मेरा स्वेटर इतना सा ही बुना है। इस स्पीड से तो सारी सर्दियां बीत जाएंगी पर यह पूरा नहीं होगा हैं। एक बार अकबर बादशाह बीरबल से बहुत नाराज हो गए। बादशाह ने बीरबल को मंत्री पद से हटा दिया। बीरबल चुपचाप कहीं चला गया। कुछ दिनों बाद बादशाह को बीरबल की बहुत याद आने लगी। उन्होंने बीरबल की तलाश में आदमी भेजे लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं चला। आदमी लौट आए। बादशाह ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने सभी मातहत राजाओं को एक पत्र भिजवाया। पत्र में लिखा था, हमारे राज्य के समुद्र का विवाह है। इस खुशी में शामिल होने के लिए आप अपनी रियासत की सभी नदियों को हमारे यहाँ भेज दें। पत्र पढ़कर सभी राजा हैरत में पड़ गए। वे सब अकबर के मातहत थे इसलिए उनके निमंत्रण को मानना जरूरी था। इसके बावजूद सिर्फ एक राजा के पास से बादशाह को पत्र का जवाब आया। जवाब में लिखा था, हमारी रियासत की सभी नदियां विवाह में शामिल होने के लिए आ रही हैं। राजधानी के सभी कुओं को हुक्म दें कि शहर के फाटक के पास आकर उनका आगवानी करें। उत्तर पढ़ते ही बादशाह समझ गए कि बीरबल इसी राजा के पास ठहरा है। बादशाह ने उस राजा के पास पहुंचकर बीरबल वहीं था। बादशाह ने मान मुलामत की और उसे अपने साथ दिल्ली ले आए। रामलाल किसान के पड़ोस में बुद्ध मामा रहा करते थे। दोनों आपस में सलाह मशवरा किया करते थे। बुद्ध मामा, आजकल हमारी गाय सिर्फ हरी घास ही खाती है। सूखी घास को वो मुंह नहीं लगाती। अब हर जगह हरी घास कैसे मिलेगी? हरी घास ना मिलने पर वह कमज़ोर हो रही है। बुद्ध मामा ने कहा, बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय बुद्ध मामा? गाय की आंखों पर हरे रंग का चश्मा लगा देना। उसे सूखी घास भी हरी दिखाई देगी और वह आराम से खाएगी।